अभी भी बड़ी क्लियर करता हूँ कि उस समय तक मेरे माइंड में 1% भी नहीं था कि मैं मुखिया का चुनाव करूँ। जन लोग साधारण के लिए बहुत कुछ करने की इच्छा रखते हैं, वो आपने करके दिखाया। हो सकता है कि ये भी रीज़न रहा हो कि लोग उसी समय से आपको मुखिया की नज़र से देख रहे हैं। उनका भी ये कहना था कि भाई अगर विभाग सीधा कहता है कि अगर आपकी औकात नहीं है तो क्यों पेमेंट आपने करा दिया। बिल्कुल कोई कंप्लेन नहीं, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ इवन ऐसा हो गया है कि आप किसी अधिकारी से मारपीट कर लीजिए, वो तो मैं था जो बच के आ गया, नहीं तो दूसरा मेरे जगह पर रहता तो उसको जेल जाना तय था। भाई आप डॉक्टर हो, अगर आप नहीं संभालेंगे, सिर्फ रेफर करने के लिए आप थोड़ी बैठे, रेफर करने के लिए फिर डॉक्टर की क्या जरूरत है? फिर तो कोई स्टाफ बैठा दो 5,000 10,000 रुपये का, वो रेफर ही करता रहे। आज हमारे बीच मौजूद हैं वही चर्चित युवा मुखिया अजीत जी, और इनसे बहुत सारे सवाल कर रहे हैं इनकी जीवन यात्रा के बारे में, इनके मुखिया बनने के क्रम की यात्रा के बारे में, और समाज के लिए क्या सोचते हैं उसके बारे में। लेकिन दर्शकों, शुरुआत हम वहाँ से करते हैं जो आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत प्रचलित एक इंसिडेंट चल रहा है, साइबर क्राइम का सारा कुछ। तो चूँकि इससे भी इनका रास्ता है, बहुत सारे नॉलेज, बहुत सारे रिसर्च इनके पास हैं, तो दर्शकों के लिए सबसे पहले हम ये बताएं कि साइबर क्राइम क्या है और कैसे बचा जा सकता है। बहुत बहुत स्वागत है अजीत जी आपका हमारे इस प्रोग्राम में। और चूँकि बार बार आपको बोलते हैं, दो एडजेक्टिव लगाकर बोला जाता है कि युवा और चर्चित, तो जाहिर है इसके पीछे बहुत सारी कहानी है आपकी। ये एडजेक्टिव ऐसे ही किसी के साथ नहीं लगता है। लेकिन आज शुरुआत हम वहाँ से करते हैं अपने दर्शकों को ये बताने के लिए आपकी मार्फत कि साइबर क्राइम क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि हर लोग हर दिन इससे पीड़ित हो रहे हैं। सर, सबसे पहले आपके जितने भी दर्शक हैं उनको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अरुण जी, आपका सवाल है कि साइबर जो क्या है। जी, सबसे पहले मैं बता दूं कि साइबर क्राइम जो है एक वैसा ही क्राइम है जैसा आप लोकल अपने सिटी में, अपने शहरों में, अपने गांव में देखते हैं, उसी तरीके का क्राइम है। इसमें मर्डर नहीं होता, लेकिन मर्डर जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मान लीजिए कि आपके कमाए हुए धन में से कुछ गायब हो जाए एकदम से, आपने अपना जीवन लगा करके कमाया और वो पैसा गायब हो गया, तो ये सारा प्रक्रिया जो है ये साइबर क्राइम के अंदर आता है। किसी अनऑथराइज तरीके से, या फिर आपके नॉलेज में हो या फिर नॉलेज में ना भी हो, तब भी अगर आपके पैसे या फिर उससे रिलेटेड अगर आपकी छवि भी खराब होती है, तो सारा का सारा साइबर क्राइम के अंदर ही आता है। तो ये है हमारा साइबर क्राइम। अब इससे बचने के कुछ उपाय हैं, बेसिक छोटे छोटे उपाय हैं, अगर आपको कर ले तो मुझे लगता है कि साइबर क्राइम से बहुत हद तक बचा जा सकता है। जी, सबसे पहले अगर आप स्मार्टफोन यूज करते हैं, अगर आपके पास एंड्रॉयड है, तो जितने भी लिंक्स आते हैं आप कोशिश कीजिए कि उस लिंक पे क्लिक ना करें अगर आप नोन लिंक नहीं है तो। अगर किसी ऑथेंटिक सोर्स से अगर लिंक नहीं आया, मतलब अननोन लिंक को बिल्कुल क्लिक नहीं करना, क्लिक नहीं करें। अभी हाल की मैं एक घटना बताता हूँ, आज से तकरीबन 2 महीने पहले की घटना होगी, मेरी पंचायत की घटना है। जी, मैं वहाँ पे मौजूद था। किसी ने, हमारे जितने भी वार्ड सदस्य लोग हैं या फिर जो उप मुखिया हैं, उनके मोबाइल पे एक ऐप का APK जो कोड होता है, जो सॉफ्टवेयर होते हैं जी, जी, मोबाइल का, वो भेजा। उसमें लिखा हुआ था कि अगर आप घर बैठे आवास में अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं तो इस ऐप को इंस्टॉल कीजिए और घर बैठे आप अपना नाम जोड़ सकते हैं। जितने भी लोगों ने ऐप इंस्टॉल किया, उनका उसी समय व्हाट्सअप बंद हो गया, और जितने भी पैसे थे उनके गूगल या पे फोन से जो लिंक्ड अकाउंट थे, उनके पैसे सारे गायब हो गए। अच्छा। और मैं उस समय 10 से 15 मीटर के रेडियस में ही था, मैं अपना काम कर रहा था ब्लॉक में कुछ और वो लोग बाहर अपना काम कर रहे थे, और फटाफट 2-3 वार्ड सदस्य के अकाउंट से पैसे निकल गए। इवन हमारे जो मुखिया जी हैं उनके भी अकाउंट से पैसे निकल गए। तो वो लोग भागे भागे आए कि मुखिया जी एक लिंक आया, उस पर क्लिक नहीं कीजिएगा। तो एक तो मैं किसी ऐसे अननोन सोर्स से जो ऐप है वो डाउनलोड नहीं करता हूँ। मैं iOS यूज करता हूँ, एप्पल का फ़ोन है, तो उसमें वैसे भी जो है मैक्सिमम चीज़ें इंस्टॉल नहीं होती हैं, जो iOS से रिलेटेड है वही चीज़ें इंस्टॉल होती हैं। तो एक बचने का कारण वो भी था। दूसरा, मैंने देखा था कि वो ग्रुप में आया है, लेकिन मैंने उस पर क्लिक नहीं किया। मुझे पता था कि अगर मुझे डाउनलोड करना होगा तो मैं प्ले स्टोर से डाउनलोड करूँगा जा करके, ठीक है, मैं एक ग्रुप के चक्कर में क्यों पड़ूँ। तो मेरे पास मैं बच गया, बाकी सारे लोग जो है वो ठगी के शिकार हो गए। तो ऐसी अलग अलग घटना आपको अलग अलग समय पे देखने को मिलेंगे। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि कोई भी कॉल अगर आता है
अननोन सोर्स से हो सकता है वो वॉइस लगा करके भी मेरी वॉइस से आपको कॉल आए और आपको एकदम हूबहू मेरी ही वॉइस जो का एआई की मार्फत बिल्कुल, उसको करके बिल्कुल, करते हैं। बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। एआई के माध्यम से जो कॉल आते हैं तो वो लगेगा कि जैसे अजीत कुमार ही बात कर रहा है और मैं आपसे 5,000, 10,000 या 50,000 कुछ भी एक रकम की डिमांड करता जी जी, हूँ। और इस तरह अगर- की भी घटना सुनने को मिली है बिल्कुल, काफी। बिल्कुल। और तो उस चीज़ पे भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो नंबर आपके पास सेव है वो वेरीफाई हो ले, उसी नंबर से कॉल आया है। अगर आपको रीवेरीफाई करना है तो उस नंबर पे आप कॉल करें। देखिए हो सकता है कि जिससे आया है। बिल्कुल, क्योंकि हो सकता है आउटगोइंग में ऐसी प्रक्रिया है कि मैं आपके नंबर से भी किसी को कॉल कर सकता हूँ आपके वॉइस लगा करके। तो मेरे नंबर से मेरे वॉइस में किसी के पास कोई कॉल जाए तब भी उनको सतर्क रहने की जरूरत है। अगर पैसा मांग रहा है तो आप रिकॉल उस पर करें, क्योंकि अगर ऐसा सिस्टम है मार्केट में कि आउटगोइंग के लिए आपका नंबर यूज हो सकता है लेकिन इनकमिंग के लिए आपका नंबर यूज नहीं हो सकता। तो इससे बचने की भी ज़रूरत है। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए कोई ओटीपी आता है आपके फ़ोन पे, वो किसी को शेयर ना करें। कोई ऐसा ऐप जो आउटडेटेड हो चुका है उसको आप अपने फ़ोन में ना रखें। और ये जो डिजिटल अरेस्ट है, ये बहुत सारी चीज़ें इसकी भी आ रही हैं जी, ये क्या इसका कोई तोड़ नहीं है? बिल्कुल तोड़ है, जागरूकता ही इसका तोड़ है। मैंने देखा था पीछे गवर्नमेंट ऑफ मतलब क्यों लोग मजबूर हो जाते हैं कि वो फ़ोन पर उसको रोके हुए है और वो रुक रहा है, किस मजबूरी के तहत? हम अगर फ़ोन काट दे तो वहीं पे मसला ख़त्म नहीं हो जाएगा? नहीं, ख़त्म तो फ़ोन- हो जाएगा। हाँ। मेरे एक नोन सोर्स है, मैं जानता हूँ उनको। और मैं घटना आपको इस पे भी एक बताता हूँ कि देखिए डिजिटल अरेस्ट जैसे, तो सबसे पहली चीज़ मैं बता दूँ आपके दर्शकों को कि कुछ होता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, डिजिटल अरेस्ट में लोग फंसते क्यों हैं? क्योंकि पहले आपका फ़ोन हैक होता है। ठीक है, आपके बारे में जानकारियाँ इकट्ठा की जाती हैं जी। आपके लिए, वो सारे सोर्स रेडी किए जाते हैं जिससे आप फंस सकें। ठीक है, हो सकता है आपके बारे में 10 जानकारियाँ साइबर क्राइम वाले को, चाहे जो फ्रॉड है उस व्यक्ति को मिल गया हो, उसमें से 2-3 ही आपको बताएं और आपको लगे कि अरे ये तो सही बात है कि इसकी जानकारी मेरे में बारे कैसे में आए। सब जान रहा है। बिल्कुल। तो अगर आपका फ़ोन हैक हो जाता है या फिर आपके जो इंटरनल सोर्स है उससे कोई इन्फॉर्मेशन लीक हो जाता है, वो इन्फॉर्मेशन चला जाता है फ्रॉड जो लोग करते हैं उनके पास, तो आपको फ़ोन करके पहले ये धमकी देते हैं कि अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो हम आपके साथ ये करेंगे, हम आपके साथ ये करेंगे। एक मेरा नोन था जो कि किसी ऐप से लोन लिया। ठीक है, लोन लिया, 10,000 रुपये का लोन लिया और 10,000 के लोन में 6,000 रुपये प्रोसेसिंग फीस ऐड कर दिया लोन वालों ने। अच्छा। 10,000 के लोन में तो उसके पास तो 4,000 ही आए, इंटरेस्ट वगैरह जोड़ ओड़ करके वो 30,000 का बिल बना दिया कि भाई 30,000 अब आपको देने हैं। ठीक है, क्योंकि आरबीआई मतलब से 4,000 के बदले इनको 30,000 30,000 देने हैं, वो भी 1 महीने में देने हैं। करते क्या है कि ये लोन वाले जो ऐप है वो प्ले स्टोर से वेरीफाइड नहीं होते हैं, आरबीआई से इनका कोई लिंक नहीं रहता है। ठीक है, या आपको वैसे ही अननोन सोर्स से मिल जाते हैं। जब आप उसमें सारा डिटेल्स डालते हैं आपको पैसे भी मिल जाते हैं। जितना भी आपका कॉन्टैक्ट है उस कॉन्टैक्ट को सिंक कर दिया जाता है। ठीक है, अच्छा, आपके फ़ोन के सारे कॉन्टैक्ट सिंक कर दिया जाता है। और उसके बाद ये सारा खेल शुरू होता है कि अगर आप वो 10,000 के बदले जो कि आपको 4,000 ही मिला, फाइल चार्ज के कारण 6,000 रुपये उन लोगों ने पहले डिडक्ट कर लिया, अब आपको 1 महीने में 30,000 रुपये देना है। अब आपकी मजबूरी है कि अगर आप पैसे नहीं दोगे तो वो तरह तरीके से आपके जितने भी नोन सोर्स है जो आपने नंबर सेव कर रखा था उस पर वो कॉल करेंगे। इससे भी अगर आप नहीं फ़ोन देते, वो उसका पैसे नहीं अगर वापस करते हो तो आपके फ़ोन को आपका जो फोटो है एआई के माध्यम से अलग अलग न्यूड फोटो आपके बना करके आपके जितने भी रिश्तेदार है, चाहे जो कॉन्टेक्ट सिंक हुआ है, ब्लैकमेलिंग इस तरीके से। बिल्कुल ये ब्लैकमेलिंग करते हैं ये लोग। तो लोगों को बचने की ज़रूरत है, जो नोन सोर्स है वहीं से पैसे ले, जो ऑथेंटिक है, जो आरबीआई से वेरीफाइड ऐप है उन्हीं से पैसे ले, नहीं तो लोग तब भी फंस जाते हैं। और ये डिजिटल अरेस्ट की जो बात कर रहे हैं, इसमें अगर हम फ़ोन पिक कर लेते हैं और उसको फिर कंटिन्यू नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो साइकोलॉजिकली गाइडेड करता है, गाइडेड होता है जी। अगर उसको हम अटेंड नहीं करते, कंटिन्यू नहीं करते हैं, तो उसका क्या फ़र्क होगा, उससे क्या असर पड़ेगा? देखिए, फ़र्क होने के लिए कुछ भी फ़र्क नहीं होगा, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि हो सकता है कि आपका वो फोटोग्राफ या फिर कोई सूचना ऐसा निकाल लिया तो आपको ब्लैकमेलिंग करेंगे। बिल्कुल ब्लैकमेलिंग करेंगे। और उस ब्लैकमेलिंग से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, पैसे दे देते हैं, चाहे डिजिटल अरेस्ट हो जाते हैं। मतलब 2-2 दिन तक रखता है लोग। ऐसी भी घटना सुनी गई कि 2-2 दिन तक कंटिन्यू लाइन पे रखे हुए हैं। इतने सारे आर्टिकल्स मैंने पढ़े हैं कि 2-2 दिन तक कितने लोगों ने अपनी ज़िंदगी तबाह कर ली। तो ये तो होते ही रहते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ अगर कोई नहीं करे
और उस तरह से उसको ब्लैकमेल किया जाए तो उसमें गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, बिल्कुल करती है। आज के साइबर सेल जो है वो सपोर्ट करता बिल्कुल है। करती है। आज के डेट में हर डिस्ट्रिक्ट में साइबर जो थाना है वो खुल चुका है। आप जा कर के वहाँ पे लिखवा सकते हैं कि इस टाइम पे हमारे पास ये कॉल्स आए हैं, और साइबर वाले का काम है वो आईपी ट्रेस करके और सारा का सारा जो भी सिस्टम है उसको बैन करे, ठीक है, ताकि दूसरे के साथ ऐसा ना हो। और सरकार भी इस पे बहुत बढ़िया जागरूकता फैलाई हुई है। आप किसी को कॉल करते थे कुछ दिन पहले तक तो आता था कि डिजिटल अरेस्ट, ऐसी कोई अरेस्ट होता नहीं है कि आप साइबर सुरक्षा के लिए जो क्या बोलते हैं उसको, जो जागरूकता है वो फैलाया जाता है। अच्छा, एक चीज़ और इधर के दिनों में जो बहुत बढ़ा है, पिछले 2 साल में देखा जा रहा है कि आपके बैंक अकाउंट से एक मैसेज आता है, ब्रांच से मैसेज आता है कि आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। जो कोई लेन देन हुआ है वो इलीगल तरीके से हुआ है, फ्रीज कर दिया गया है, और उसके बाद वो क्लोज ही हो जाता है। लोग दौड़ते रहते हैं, ब्रांच अपने दौड़ते रहते हैं। वो पता चलता है कि जो गुजरात में साइबर सेल है उसकी मार्फत वहाँ के लोकल थाने को खबर भेजी जाती है। लोकल थाना जो है फिर जिस बैंक का है उस बैंक को मैसेज दिया जाता है कि इस अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाए। बहुत सारे केस ऐसे आए हैं कि जिस अकाउंट में जिस अमाउंट का जिक्र होता है उस पूरे ट्रांजैक्शन में उसके अकाउंट्स में कहीं दिखता ही नहीं है, फिर भी वो फ्रीज किया जाता है। इसका क्या रास्ता है? पब्लिक माने अमूमन पब्लिक बहुत परेशान हो जाती है, और बहुत सारे ऐसे केसेस, सैकड़ों में नहीं हज़ारों की बात कर रहे हैं, ये केसेस हैं जी। बैंक अकाउंट में एक लीन अकाउंट करके एक सिस्टम होता है, जो कि आपका जब भी अमाउंट फ्रीज होता है तो वो लीन अकाउंट के अंदर वो शो करता है आपका। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई अगर फ्रॉड करने वाला व्यक्ति अगर आपके अकाउंट से पैसा निकालता है तो उसको डायरेक्ट कैश तो मिलता नहीं है, ठीक है। फिर वो क्या करता है, वो अलग अलग लोग गांव में जिनको कुछ पता नहीं है उनके अकाउंट यूज करते हैं, ठीक है। फ्रॉड का नेटवर्क इतना बड़ा है कि कहीं ना कहीं से उनको 10-15 अकाउंट भी मिल जाते हैं। इनोसेंट पीपल का जिनको पता भी नहीं कि मेरा अकाउंट है, उसका नंबर अकाउंट खुलवा देता है लोग, नंबर उसका अपना डलवा लेकर गूगल पे और ऑपरेट वो करते हैं। बिल्कुल। अब इसी में होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आपके अकाउंट से वो फ्रॉड आदमी ने पैसे निकाला, तो वो किसी न किसी अकाउंट में तो डालेगा, ठीक है। आपके अकाउंट से ट्रांसफर कर दिया XYZ किसी आदमी का, जो कि मान लीजिए बिहार के किसी सुदूर इलाके का आदमी है, उसके अकाउंट में, और वहाँ भी सेटिंग रहती है। वो अकाउंट का नंबर हो सकता है कि वो अपना नंबर डाला हो तो गूगल पे, फ़ोन पे से एक्टिवेट करके फिर उसको जो है किसी दुकान वाले के पास किसी ज्वेलरी से कुछ खरीद लिया, किसी से लैपटॉप कुछ खरीद लिया, तो ऐसा करके सारा ये नेटवर्क चलाते हैं। सम टाइम हमने ये भी देखा है कि वो अकाउंट वाले जिसका अकाउंट रहता है वो नॉन पर्सन रहता है, उसको कहता है कि भैया मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया है, आपके अकाउंट में मेरे पैसे आएंगे, ठीक है, आप 5,000 काट करके मुझे 50,000 या 100, 1 लाख जो भी आपका अमाउंट है वो मुझे वापस कर देना। तो गांव के वो जो आदमी जिसको पता नहीं कि भाई सही में ये फ्रॉड आदमी है, वो कर भी लेता है 5,000 2,000 के लोभ में, ठीक है। तो एक तो ये है। दूसरी चीज़ कि अगर गवर्नमेंट किसी कारण बस अगर आपके अकाउंट को फ्रीज करती है, चाहे कुछ अमाउंट को अगर लीन बैलेंस में शो कराती है, तो उसके पीछे कोई एक कारण रहता है कि कहीं ना कहीं से उस अमाउंट के लिए कोई कंप्लेन आया है, ठीक है, कि कंप्लेन आया है, तो इस वजह से अब गवर्नमेंट ने तो पहले पूरा अकाउंट ही फ्रीज कर देते थे, लेकिन अभी कुछ टाइम तक वो सिर्फ जो ट्रांजैक्शन है उसको फ्रीज करते हैं कि ये पैसे आप नहीं निकाल सकते हैं। हाँ, ये करे तो नहीं। अभी भी बहुत सारे ऐसे केस हैं जिसमें पूरा अकाउंट पिछले 1 साल से फ्रीज पड़ा हुआ है और उस पर कोई एक्शन नहीं है। कहीं से कोई सपोर्ट नहीं है, ना साइबर सेल से सपोर्ट है उनको, ना बैंक से सपोर्ट है। इस कंडीशन में क्या किया जाए? मुझे लगता है कि इसके लिए फिर आपको साइबर जो हेड ब्रांच है वहाँ संपर्क कीजिए, और ये निकलते हैं। मेरे अकाउंट के साथ ही मेरी कंपनी का जो अकाउंट था अभी आज से तकरीबन 5-6 साल पहले उसको एक फ्रीज कर दिया गया था अकाउंट को, कि आपने इसमें पैसे डाल सकते हैं ना निकाल सकते हैं। फिर मैंने वहाँ जा करके उनको मेल मार्क किया, क्योंकि अगर आप जाओगे तो हो सकता है वहाँ जो एग्जीक्यूटिव बैठा हुआ आपको XYZ कुछ कह करके वापस कर दे। हमने एक्सिस बैंक को मेल किया, एक्सिस बैंक से आया कि हाँ ये ट्रांजेक्शन आपका जो सस्पिशियस है, गुड़गांव साइबर क्राइम से ये रिपोर्ट आया है, ठीक है। हमने वो रिपोर्ट निकलवाया, गुड़गांव साइबर क्राइम के पास हम गए, उन्होंने बोला कि हमारा क्लाइंट है, इन्होंने हमें पैसे दिए हैं, ठीक है, इनका GST नंबर, इनका जो भी XYZ जो भी इन्फॉर्मेशन उन्होंने मांगा वो सारा इन्फॉर्मेशन हमने शेयर किया उनको। फिर 7 वर्किंग डेज के अंदर उन्होंने अकाउंट को फिर अनलॉक कर दिया। अच्छा, तो ज़्यादा बेटर है कि आप मेल की प्रक्रिया करें, ना कि आप दौड़ धूप करें। हो सकता है कि मैन टू मैन आदमी आपको मिसगाइड कर सकता है, लेकिन अगर मेल ट्रैकिंग में चला जाता है और आपको पता है कि मेरे अकाउंट में कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है, तो आप मेल मार्क कीजिए। साथ साथ आप बैंक अगर नहीं सुनता है, RBI के मेल ID है उस पर भी मार्क कर सकते हैं। साइबर फ्रॉड का अगर स्टेट नहीं सुन रहा है तो सेंट्रल का है, उस पर भी मेल मार्क कर सकते हैं, तो उससे बचा जा सकता है। दोस्तों, ये सेशन जो भी था साइबर क्राइम पर, जो बहुत सारे लोग उससे परेशान हो रहे हैं,
और उम्मीद करें कि बहुत सारी जानकारी जो अजीत जी अभी हम लोगों को दी है उससे बहुत सारी सहूलियतें आप लोगों को मिल सकती हैं। अब हम आगे के प्रोग्राम को जारी रखते हुए इनकी उस जर्नी पे आ रहे हैं कि मन में वो इच्छा इनकी कैसे पैदा हुई। एक इतना अच्छा सफल एंटरप्रेन्योर, इतने अच्छे काम करने वाले, आईटी सेल में इतने अच्छे काम करने वाले, इतने डेप्थ में जाकर काम करने वाले, कैसे इनके मन में वो बात आई कि नहीं अपने क्षेत्र को लौटा जाए और वहाँ के लिए कुछ किया जाए। क्या मन में आया था आपके? कैसे फिर मतलब इतने बहुत चमकती दमकती लाइफ को छोड़कर फिर गांव में जाके बसना और वहाँ इस तरह से सेवा करना। हमने सुना था कि आप कोविड के समय, उस समय शायद आप मुखिया नहीं थे, मुखिया का चुनाव आपने नहीं लड़ा था जी। फिर भी आप गांव के लोगों के लिए खाना दोनों टाइम का मुहैया करवाते थे अपनी टीम के साथ जी। एक बड़ा अच्छा लाइन आप लोग यूज़ करते थे कि भूखे मत सो, हमें कॉल करो जी। तो ये बड़ा प्रचलित हुआ था लाइन बिल्कुल, आपका। बहुत तो कैसे ये सब दिमाग में बात कैसे आई? कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ या फिर मन शुरू से ऐसा रहा आपका? देखिए, बिहार से हूँ, आप भी बिहार से हैं, तो हमेशा ये मन में रहता है कि भाई या तो करे तो IAS IPS ये बने, अगर नहीं बन पाए तो पॉलिटिशियन बनेंगे जी। तो ये दोनों ऑप्शन हम लोगों के लिए खुला रहता है, क्योंकि रोजगार की तो उतनी संभावना वहाँ है नहीं। तो मेरे भी मन में ऐसा ही था कुछ। मेरे जितने भी मित्र हैं, जो मेरे गांव के दोस्त हो चाहे दिल्ली के दोस्त हो, सबको पता था कि अजीत जो है 45 ईयर जब इसका हो जाएगा तो ये गांव लौट जाएगा। अच्छा, ये पहले से फिक्स था कि 45 ईयर में हम गांव जाकर के गांव वाले की सेवा करेंगे। लेकिन बीच में ही कुछ ऐसा हुआ कि लॉकडाउन, जब पहला लॉकडाउन लगा जी, तो किसी राजनीतिक पार्टी की तरफ से कुछ एक हेल्प आया था गांव में, जो कि वो सफिशिएंट नहीं था। मुश्किल से उसमें 10-15 लोगों का घर का राशन मतलब 1-1.5 हफ्ते तक चल सकता था। अच्छा। तो उन्हीं दल के एक लड़के ने मुझे फ़ोन किया कि भैया पार्टी से कुछ आया है, लेकिन इतना कम है कि हम लोगों को बांटने में भी शर्म आ रहा है, किसको दे किसको नहीं देंगे तो गांव में लफड़ा बढ़ जाएगा, कि आप कैपेबल है, आप कुछ मदद कर सकते हैं। और उस समय आप दिल्ली में थे? उस समय मैं दिल्ली में था। क्या आप कुछ मदद कर सकते हैं? उन्होंने बोला कि ठीक है, हम बात करते हैं इस पर, बताते हैं आपको। फिर मैंने अपने 2-4 दोस्त जो क्लोज फ्रेंड अभी भी हैं, उन लोगों को हमने फ़ोन किया कि भाई ऐसी ऐसी कॉल आई थी, क्या वाकई गांव में खाने की दिक्कत है? क्योंकि मान लीजिए हम लोग तो दिल्ली में रहते हैं, सब कुछ से परिपूर्ण है, तो हम लोगों को ये भी नहीं पता चलता, कितने लोगों को ये भी झूठ लगेगा कि हाँ सही में गांव में लोगों को खाने की भी दिक्कत है। लोग को ये भी नहीं लगेगा कि खाने की दिक्कत है, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं तो उनको लगता है कि भाई हम जैसे हैं वैसे सब है। बिल्कुल। उन्होंने बोला कि हाँ सबको तो दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ एक परिवार ऐसे हैं क्योंकि घर से बाहर निकलने भी नहीं दिया जाता है, कि वो लोग जो दिहाड़ी मजदूर है, क्योंकि बिहार को तो सरकारों ने दिहाड़ी मजदूर ही बना दिया है। जो दिहाड़ी मजदूर है वो कहाँ जाए भाई, क्योंकि घर से बाहर निकल नहीं सकते हैं मजदूरी करने के लिए, और घर में जो राशन था वो खत्म होते जा रहा है धीरे धीरे। शुरू के 1 हफ्ते में तो सब लोगों ने बड़ा एंजॉय किया कि भाई छुट्टी है, लेकिन जैसे जैसे घर की स्थिति खराब होती गई वैसे वैसे सब टेंशन में आने लग गया। मैंने बोला कि एक काम कीजिए कि आप लिस्टिंग रेडी कीजिए, जितना भी आपको लगता है कि लोग सही में अब जिनको दिक्कत है उसकी लिस्ट एक रेडी आप कराइए। फिर हम लोगों ने 21 लोग हो गए हमारी टीम में, हर एक वार्ड से हमने 2-3 जो हमारे जानने वाले थे, जो हमारे मित्र के टीम खड़ी किया, एक टीम हमने खड़ा किया, जो कि 21 सदस्यीय टीम हो गई, जिसको टीम अजीत का नाम दिया गया। उन लोगों ने अलग अलग लिस्ट बनाए वार्ड का। फिर हमने वेरीफाई करने के लिए फिर किसी और आदमी को कॉल करके हमने वो लिस्ट भेजा कि हाँ भाई ये सही में ये लोग लेने के लायक है, या फिर कोई छूट गया था आप नाम बताएं। क्योंकि गांव में क्या है कि कुछ भी अगर आप किसी को देने की कोशिश करो तो उनको लगता है ये फ्री में आया है, सरकार की तरफ से आया है, तो भाई जो कैपेबल है वो भी लेने के लिए दौड़ते हैं, जो कैपेबल नहीं है वो भी लेने के लिए दौड़ते हैं। तो हमने री-वेरीफाई कराया, तो एक फाइनल लिस्ट तकरीबन 700 लोगों का लिस्ट हमें मिला। 700 जो नीडी लोग थे, एकदम जो वाकई में नीडी थे। 700 परिवार ऐसे थे जिनकी लिस्टिंग की गई फर्स्ट फेज में। उन लोगों के लिए हमने फिर जो प्रोवाइडर हैं, जो सप्लायर हैं, उन लोगों से बात करके अच्छे रेट पे, थोड़ा सा उन लोगों ने भी मदद किया कि अच्छे रेट पे, अब जब उनको पता चला कि बांटने के लिए जा रहे हैं 700 लोगों का, 700 परिवार के लिए, परिवार का, नॉट लोगों के लिए, 700 परिवार के लिए। तकरीबन एक परिवार में 3, 4 और 5 भी सदस्य होते हैं, तो 2000 एवरेज मान लीजिए आप, एवरेज जी पर डे। हाँ, तो उनके लिए हमने पैकेट बनाया हुआ है। ठीक है, एक पैकेट में इतना था जिसमें मान लीजिए कि मतलब बड़ा सा पैकेट, अच्छा, मैंने कुछ दिन चल जाए। बिल्कुल, जिसमें कम से कम 1 हफ्ता से लेकर के 15 दिन तक, जैसा परिवार है तो अगर 5 लोग भी परिवार में तो 1 हफ्ते बड़ी आसानी से कम
वैसे तो लोगों ने 20 दिन और 1 महीने भी चलाया उसको, जिसके परिवार में कम लोग थे, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हमने करवाना शुरू किया जी। तो वो एक बड़ी उपलब्धि रही और यही कारण है कि वहाँ के लोगों की उम्मीद जगी। मैं अभी भी बड़ी क्लियर करता हूँ कि उस समय तक मेरे माइंड में 1% भी नहीं था कि मैं मुखिया का चुनाव लड़ूंगा। अगर मेरे माइंड में होता कि मैं मुखिया का चुनाव लड़ूंगा तो फिर हो सकता है कि ये व्यवस्था और कुछ बड़ी हो जाती। फिर दूसरे लॉकडाउन के बाद एक इसी रूप में कम से कम आपकी पहचान एक बनी कि आप जन लोग साधारण के लिए बहुत कुछ करने की इच्छा रखते हैं। जी। वो आपने करके दिखाया। हो सकता है कि ये भी रीज़न रहा हो कि लोग उसी समय से आपको मुखिया की नज़र से देख रहे हो, क्योंकि हमने सुना है कि इसके पहले जो मुखिया पर काबिज थे लोग वहाँ बहुत समय से थे, और उसके बाद एक यंग लड़का आता है और वो सब चीज़ को पीछे छोड़ के और उस पद को हासिल कर लेता है। जी। तो आपके कर्म वहाँ बोल रहे थे। हाँ, जो आप कह सकते हो कि हमारे कर्म यहाँ बोल रहे थे। और मेरे दादाजी टीचर थे जी। और वेल नोन टीचर थे उस रीजन के, मतलब सिर्फ पंचायत की बात ना करें, अगर पूरे प्रखंड के या फिर जिला में जहाँ पे भी हमारा समाज है और पूरे प्रखंड के लोग लगभग उनको गुरुजी मानते थे, नाम ही उनका गुरुजी था। अच्छा। तो उनका एक बढ़िया एडवांटेज रहा। और जब लोग जब मुझे नहीं जानते थे कि भाई राशन किसके तरफ से आया है, तो लोग कहते थे कि गुरुजी के पोता हैं, उनके तरफ से आया है, तो फिर वो समझ जाते थे कि अच्छा ठीक है इनके तरफ से आया है। तो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे तो उनका भी एडवांटेज मिला। रही बात कि जब पंचायती राज व्यवस्था बनी 1959 में और आज के डेट में आप हम लोग 2025 में बैठे हुए हैं, तो इतने साल में 1-2 लोगों की अगर बात हम छोड़ दें तो पूरा का पूरा सत्ता किसी एक परिवार के हाथ में ही था। उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम भी किए, बहुत सारे छूट भी गए, ठीक है। तो लेकिन बदलाव तो लोग पसंद करता है, चाहता है, और आपके काम भी लोग देख चुके थे। बिल्कुल। तो वो एक नमूना था काम का। जब चुनाव नज़दीक आया तो एक महिला आई मेरे पास, उन्होंने बोली कि भैया हम लोग दलित समाज से आते हैं कि हमारे यहाँ रात में जाने में बड़ी परेशानी होती है, एक भी बत्ती नहीं है, ठीक है, कि रास्ते पे कुछ अगर बल्ब आप लगवा दीजिएगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। फिर हमने कहा कि भाई दलित समाज से आती हैं और बल्ब भी नहीं है, और ऐसे दलित समाज हमारे यहाँ बहुत सारे हैं, बहुत है, मतलब 3rd लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो है दलितों की है हमारे पंचायत में, कि भाई एक जगह लगाएंगे तो सब जगह लगाना पड़ेगा, क्योंकि चुनावी साल है। अगर आप चुनाव मैदान में हो और एक जगह करेंगे तो फिर लोग कहेंगे कि पार्शियलिटी हो रही है। फिर मैंने पंचायत के जितने पोल थे सब पे हमने बल्ब टंगवा दिया। अच्छा। हाँ, तो वो एक समय था कि पूरा पंचायत में आप एक पॉइंट पे खड़ा होते तो आपको रोशनी दिखती, किसी भी एक पॉइंट से आप देखते तो रोशनी आपको दिखती। और चूंकि खुला होता है, खुला होता है, पूरा गांव तकरीबन दूर तक की रोशनी दिखाई देती है। 4 से 5 किलोमीटर का डायमीटर है हमारे पंचायत का, और आप किसी पॉइंट पे खड़ा होते तो आपको हमारा बल्ब की जो रोशनी है वो दिखता और आप रोशनी में रहते। अच्छा, आज की डेट में लगभग 3.5 साल आपके हो गए। जी। ये जर्नी कैसी रही? कितना मुश्किल भरा रहा या फिर राहें कुछ आसान भी लगी आपकी? देखिए, जो लोग कॉर्पोरेट से आते हैं ना, वो इतना प्रेशर झेल करके आते हैं, तो ये छोटा मोटा प्रेशर उनके लिए बहुत कम होता है, मतलब इग्नोर करने वाली बातें हो जाती हैं। हाँ, लेकिन कॉर्पोरेट का प्रेशर अलग होता है, वो वर्कलोड होता है। यहाँ पे सामाजिक प्रेशर होता है। न सिर्फ सामाजिक प्रेशर होता है, सामाजिक प्रेशर के साथ साथ जो लोग आपसे हारे हैं और या फिर जिनके कहने पे आप नहीं चलते हैं, वो भी आपको प्रेशर देते हैं, अलग अलग तरीके से फंसाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हर नेता चाहता है कि अब जो नेता आ रहा है वो हमारे जेब में रहे, जिसको हम कहें अभी रात है तो रात है, दिन है तो दिन है। लेकिन कुछ लोग उसमें हमारे जैसे आ जाते हैं कि भाई हम अपनी बुद्धि विवेक से आए हैं तो हम अपनी बुद्धि विवेक से काम करेंगे, क्योंकि जनता को तो हमें ही एड्रेस करना है एंड ऑफ द डे। एग्जैक्टली। वो तो अगर हम किसी का नाम भी ले दें कि फलना ने नहीं करने दिया, तो कहा कि भाई हम तो आपको जिताए हैं, आप देखो ना, दूसरे ने अगर नहीं करने दिया। तो प्रेशर तो रहती है अलग अलग तरीके की, और प्रेशर ऐसी थी कि शुरू में 1 साल तक तो मान लीजिए काम स्टार्ट होने में, सरकार तो आप बिहार का जान ही रहे हैं। हाँ, बहुत पारदर्शिता तो नहीं है बहुत सारे फील्ड में। खासकर मुखिया के बारे में बोला जाता है कि मुखिया ऐसा पोस्ट है कि लोग मतलब पता नहीं आप भी किस तरह से चल रहे हैं। एक ऐसी आम जनता के लिए एक जानकारी चाहते, क्या सैलरी क्या होती होगी एक मुखिया की? मैंने कहीं हमने सुना कि 2,500-3 हज़ार कुछ इस तरह से, ऐसा है क्या? इससे पहले वाले पॉडकास्ट में मैंने इसका वो किया था, तो काफ़ी सारे लोगों का रिप्लाई आया कि भाई क्यों मुखिया फिर बन जाते हो। तो देखिए, मुखिया की जो आज से अगर 6 महीने पहले की बात करें तो 2,500 रुपये मासिक भत्ता था,
अच्छा। ठीक है, अभी सरकार ने चूंकि चुनावी साल चल रहा है तो 5,000 रुपये का किया है। ठीक है, वहीं पे हमारे सचिव जो हमारे नीचे कार्य करते हैं उनकी तकरीबन जो सैलरी होती है अमूमन वो 80,000 रुपये की होती है। अच्छा, सचिव की 80,000 है और आप लोगों को 5,000 रुपये दिया जाता है। क्या मतलब गवर्नमेंट भी ये जानती है कि आप तो कमा ही लेंगे? गवर्नमेंट कुछ सोचती है? बिल्कुल, गवर्नमेंट तो ये समझ ही रही है क्या? गवर्नमेंट तो जानबूझ करके मुझे लगता है कि वो हम लोगों को इस हिसाब से छोड़े हुआ है कि भाई मुखिया है तो भ्रष्टाचार करेगा ही करेगा। और इससे पहले एक मैंने वीडियो भी बनाया था, भाई भ्रष्टाचार को एकदम से रोकना जो है ना बहुत मुश्किल है। आप कैसे सर्वाइव कर रहे हैं फिर? भ्रष्टाचार देखिए आप भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, बहुत जगह आपने पढ़ा भी सुना भी, आपके बारे में देखा जी। कैसे सर्वाइव कर पा रहे हैं? मतलब एक तो सोशली, दूसरी फाइनेंशियली, क्योंकि आज की डेट में जो भी मुखिया तक बनते हैं ना, मुखिया के घर में जाके देखिए बड़ी बड़ी गाड़ियां लगी रहती है, बहुत ऐशो आराम की चीज़ें लगी रहती हैं। आप अपनी ईमानदारी के साथ जो चलने की कोशिश कर रहे हैं, सर्वाइवल कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि यार कहाँ थे और कहाँ आ गए। मैनेज कैसे करते हैं? मैनेज एक्चुअली फाइनेंशियल मेरा और भी पहले से भी मेरे अलग अलग वर्क है जो कि अलग अलग दिल्ली में भी है, बिहार में भी अलग अलग हम लोग काम करते रहते हैं। आपके परिवार के लोग कर रहे हैं? नहीं, मेरा भी है, मेरा भी अच्छा। बिजनेस है, दिल्ली वाला बिजनेस IT कंपनी में दिल्ली में रन करता हूँ। अच्छा। और बिहार में 2 डिस्ट्रिक्ट में मोटरसाइकिल की एजेंसी है, गवर्नमेंट के लिए कुछ। अच्छा, मतलब साइड सपोर्ट आपका फाइनेंशियल इस तरीके से है? जी। और भ्रष्टाचार से देखिए बचा अभी के सिनारियो जो बिहार में चल रहा है उससे बचा नहीं जा सकता है। नहीं, मैंने बीच में तो ये भी सुनने में आया था, अखबारों में भी बड़ा चर्चित हुए थे आपके, आप शायद किसी सरकारी अधिकारी के साथ कुछ आपकी बहुत बकझक हुई थी या फिर हाथापाई भी कुछ हुआ था इस तरह के का? बिल्कुल। तो किस कारण से ये भ्रष्टाचार से लड़ने के क्रम में ही हुआ था क्या? देखिए हर चीज़ तो ऑन कैमरा बोला नहीं जा सकता, लेकिन समथिंग रिलेटेड टू डैट। तो वो कारण यही था कि अगर आप मान लीजिए कि एक जनप्रतिनिधि के ईमानदार हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप अगर अधिकारी है, आप अगर हमें प्रेशर देंगे कि भाई आपका ये काम हो गया है कि आप ये पैसे दो, अगर वो मान लीजिए कोई योजना है जिसमें से 2-4 पैसे अगर बच रहे हैं किसी को, तो उसमें तो चलिए ठीक है, चलता है सब जगह, तो हमें भी देना ही पड़ता है करंट सिनेरियो के हिसाब से। रही बात कि अगर कोई जनता है, अगर उसका मान लीजिए आपने शौचालय पास करा दिया, आपने उसका घर पास करा दिया, अब आप पैसे उससे लेंगे तभी तो आगे देंगे, अगर नहीं लेंगे तो फिर आगे दे नहीं पाएंगे और काम रुक जाएगा। अब अधिकारी जैसे एक अभी लेटेस्ट में वीडियो भी बनाया था, मेरे बगल के मुखिया जी हैं, उन पे ये एलिगेशन लगा और उनका भी ये कहना था कि भाई अगर विभाग सीधा कहता है कि अगर आपकी औकात नहीं है तो क्यों पेमेंट आपने करा दिया। अच्छा। हाँ, जैसे उसकी बाप की संपत्ति हो, इस हिसाब से बात करते हैं। वो जानता है कि आगे कुछ होना नहीं है, आप कंप्लेन भी करें तो कोई कंप्लेन नहीं। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ, इवन ऐसा हो गया है कि आप किसी अधिकारी से मारपीट कर दीजिए, वो तो मैं था जो बच के आ गया, नहीं तो दूसरा मेरे जगह पे रहता तो उसको जेल जाना तय था। तो बिहार है, धीरे धीरे चीज़ें बदलेंगी और हम लोग कोशिश में हैं कि बदलाव लेकर के आएँ। ये बदलाव की बात जो है 3 साल 3.5 साल आपके काल में अपने पंचायत में क्या क्या आपने बदलाव किया? चूँकि आप एक साइबर एक्सपर्ट भी हैं, IT हैं, IT फील्ड आपका रहा है, गांव के बच्चों को, लड़कियों को इस तरफ किस नज़रिए से आपने देखा? देखिए, अगर शिक्षा की बात करें तो हमने फर्स्ट ईयर में ही शिक्षा सुधार की बात की थी। शिक्षा सुधार के लिए हमने स्कूल का दौरा भी किया। अब कुछ लोकल पॉलिटिशियन उसमें इन्वॉल्व हो गए कि भाई स्कूल में क्यों है, ये कैसे कर रहे हैं, ये नहीं कर सकते हैं आप। अच्छा, आप मुफ्त में सारा कुछ करने की चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं और वो लोग रोक रहे हैं। बिल्कुल। मैं एक इंसिडेंट आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं IT से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी फर्स्ट ईयर क्या मतलब चुनावी वादा ही ये था कि हम कंप्यूटर शिक्षा को जो है मुफ्त कर देंगे पंचायत में। अच्छा, ठीक है, हमने चलाया भी। उसके बाद जब इलेक्शन हम जीते तो हमने सोचा कि कोई सरकारी स्पेस पे इसको शिफ्ट करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर अगर लैब आप खोलते हैं तो उसके एक अलग खर्चे होते हैं, टीचर के खर्चे हैं, प्लस रेंट का स्पेस है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब कुछ इंक्लूड होता है। तो जब मेरे पास पावर आया तो मैंने सोचा कि इसको एक अच्छे जगह पे किसी सरकारी प्लेस पे शिफ्ट कर देते। तो मेरे बगल में ही एक हाई स्कूल था जो कि अब 10+2 का हो गया है। तो उसमें एक रूम एकदम जर्जर पड़ा हुआ था 2007 से, कोई उसमें नहीं जाता था, न उसमें फर्श था न वो दीवार। आप देख सकते हैं मेरे सोशल मीडिया पेज पे भी डाला हुआ। अच्छा।
मतलब सिर्फ एक स्ट्रक्चर खड़ा था, उसको रिपेयरिंग करा करके हम लोगों ने कंप्यूटर लैब, जब रिपेयरिंग वगैरह सब कुछ हो गया, कंप्यूटर लैब खोलने की बारी आई, हमने उस पर लिखवा भी दिया था कंप्यूटर सेंटर। जब खोलने की बारी आई तो गांव के कुछ लोग और एक दो बड़े नेता आकर के मना कर दिए। स्थिति ये बन गई कि मारपीट की स्थिति उस दिन भी उत्पन्न हो गई। मतलब कारण क्या बताया उन्होंने? हम विकास करना चाहते हैं, वो विकास नहीं करना चाहते हैं। उनका सीधा कहना था हम विरोधी है, विरोध करेंगे। क्या आपको लगाना है आप अपने जगह पे लगाइए, सरकारी स्पेस में आपको हम नहीं लगाने देंगे। ठीक है। अच्छा, हाँ। ये भी तो सरकार का ही लेकिन काम हो ये रहा भी था। सरकार का ही था। बहुत सारे ग्रामीण उस समय हमारे सपोर्ट में थे। मारपीट की भी नौबत आ गई थी, फिर टाइम खींचा गया, जैसा होता है अमूमन हर पंचायती में कि भाई आज नहीं, इसको एक हफ्ते के बाद देखते हैं, कल देखते हैं, परसों देखते हैं। ये देखते देखते 1.5-2 साल बीत गया। मुझे लगा कि अब ये लोग जो है हमें इसमें तो नहीं करने देंगे। अच्छा। फिर एक भाषा चौक पे जहाँ पे मेरा पंचायत भवन है, वहीं पे एक स्पेस खाली था जिसमें लोग दिन में कोई काम नहीं होता था, दिन में बैठ करके लोग जुआ हुआ ताश वाश खेलते थे, जैसे वो टाइम पास के लिए ताश खेलते थे। हमने उसको रिपेयरिंग करा करके उसमें कंप्यूटर लैब लगा दिया। अब इस बार मैंने विचार कर लिया था कि भाई अब जो आएगा उससे उसी जिस तरीके से वो आएगा उसी तरीके से निपटेंगे। अच्छा, हाँ। वो सार्वजनिक स्थल था एकदम, वो भी गवर्नमेंट का ही था। गवर्नमेंट का ही था। तो मैंने ये सोच लिया था, मेरे माइंड में एकदम सेट था, जो जिस हिसाब से आएगा उसको इसी हिसाब से जवाब दिया जाएगा। जाहिर है मन में बड़ी पीड़ा होती है कि हम कुछ करना चाह रहे हैं समाज के लिए, हाँ, और हमको रोका जा रहा है, अच्छा करने से रोका जा रहा है। करने से रोका जाता है। तो समाज में हर तरीके के लोग हैं, कोई किसी का सपोर्टर है, कोई किसी का है, तो अलग अलग तरीके से। पीछे एक वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा कि लोग रोकने के लिए पंचायत भवन में कभी ताला मार देते थे, कभी बिल्कुल बिल्कुल एक बसपरा में बना रहा था, उसमें पूरा मारपीट की नौबत आ गई थी। तो पंचायत है, जो पंचायत वेब सीरीज आप लोग देखते हैं वो सिर्फ एक 10% 5% हिस्सा है एक पंचायत का। ठीक है, वो पूरी की पूरी पंचायत नहीं है। ठीक है, इससे बिल्कुल बहुत अलग, बहुत ऊंचे लेवल पे, अलग लेवल पे राजनीति होती है पंचायत। अच्छा, तो लड़कों की शिक्षा के लिए क्या आपको लगा कि वो लोग कंप्यूटर के माध्यम से थोड़ा सा अपडेट हो रहे हैं? बिल्कुल। अभी मुझे अपने पर्सनल वर्क के लिए, जो मेरी बिजनेस है बिहार में, उसके लिए एक अकाउंटेंट चाहिए था। मैंने देखा कि भाई अकाउंटेंट ईजी वे में मिल नहीं रहे हैं। जो मिल रहे हैं 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस है। नए बच्चे कंप्यूटर तो जानते हैं बेसिक थोड़े बहुत, लेकिन उनको अकाउंटिंग नहीं आती है। फिर हमने बेसिक कंप्यूटर वाला जितना भी हमारे पंचायत में जो कोर्स पास कर चुका है उन लोगों को अकाउंटिंग के लिए हमने वो किया कि भाई आप आइए, सेकेंड फेज में हम आपको अकाउंटिंग भी सिखाएंगे, टैली भी सिखाएंगे, उसके अलावा जो भी सॉफ्टवेयर जो आज के डेट में लेटेस्ट यूज होता है। और ये सारा फ्री हो रहा है? ये सारा फ्री हो रहा है। फ्री तो बहुत कुछ आप कर रहे हैं। शायद आपने BPSC वगैरह की कोचिंग को भी शुरुआत की थी उसकी। हमने अपने पंचायत में ऐसे कुछ कार्य किए हैं जो फर्स्ट इन बिहार है। ठीक है, आप ये ले लो कि BPSC की मुफ्त कोचिंग हमने फर्स्ट इन बिहार। और इसी काम से शायद वो चर्चित एडजेक्टिव लगा है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे मित्र थे दिल्ली में, जहाँ मैं रहता था वहीं पे रहकर के राजेंद्र नगर में वो IAS की तैयारी करते थे। आज के डेट में सिविल सर्विसेज में ही है वो। अच्छा। तो उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी कि भाई अगर आप इतने बड़े इंस्टीट्यूट चला रहे हैं तो अगर हमारे पंचायत के लोगों को भी फायदा हो तो जाए। क्या ये ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन? ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रोसेस थे। ठीक है, ऑफलाइन में जा करके वीकली गाइडेंस वो दे देते थे, क्योंकि ऑफलाइन के लिए एक टीचर की सैलरी कम से कम, जो BPSC अच्छे लेवल के टीचर है, 2.5-3 लाख रुपए से कम की नहीं होती। उतना अफोर्ड करना है किसी चीज़ के लिए। अगर मान लीजिए मेरे मित्र ही हैं तो भाई उनसे उतना ही सहयोग मांगा जा सकता है जिसमें उनको लॉस ना हो। ठीक है, तो वीक में एक बार करके गाइड कर देते थे और बाकी डेली जो है वो लाइव क्लासेस के माध्यम से वो पढ़ा देते थे। तो वो था। उसके अलावा हमने कंप्यूटर पाठशाला का जो शुरुआत किया आज से तकरीबन 4 महीने पहले पंचायत में, वो फर्स्ट इन बिहार है। ग्राम पंचायत द्वारा, आप बिहार में खोजेंगे भी तो आपको नहीं मिलेगा, ग्राम पंचायत द्वारा कंप्यूटर पाठशाला बिहार में पहला है। वो पहला है। बहुत सराहना मिली उनकी। उसके अलावा अगर आप युवाओं की बात करें, युवाओं के लिए हमने जिम लगवाया। अच्छा। हाँ, जो आर्मी की ट्रेनिंग करते हैं उनके लिए, आर्मी चाहे जो फौज में जाने के लिए जो तैयारी करते हैं उनके लिए हमने जिम लगवाया। उनके लिए हम प्ले ग्राउंड बनवा रहे हैं। उनके लिए हाई जंप जो होता है उसमें एक गद्दा चाहिए होता है, बहुत मोटा गद्दा होता है जिसमें हाई जंप, उसमें भी हमने उनको सहयोग किया। तो युवाओं के लिए वो हम कर ही रहे हैं। जिम का वीडियो एक हमने सोशल मीडिया पे डाला था जिसको तकरीबन अभी तक 40 लाख लोगों ने देखा हुआ है। अच्छा। हाँ, और भारत सरकार के जो पंचायती राज मिनिस्ट्री है वहाँ के जो काउंसलर या फिर जो भी हैं उनके सहयोगी कह लीजिए, उनका कॉल आया कि भाई आपने बहुत बढ़िया काम किया है, कि हम लोग पंचायती राज में व्यवस्था में जहाँ जहाँ हम लोगों की PPT जाती है वहाँ हम आपका ये वीडियो यूज करते हैं। ठीक है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि भाई अगर किसी का एडवाइज़र अगर
किसी मिनिस्ट्री का एडवाइजर अगर फ़ोन करके अगर हमें ये सराहना दे रहा है तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। बिल्कुल। तो वो भी हमने किया। उसके अलावा अगर ग्रामीण महिलाओं की बात करें, क्योंकि महिलाएं जो जिनको कभी किसी राजनीतिक रूप से कुछ फ़ायदा मिला नहीं, कोई जानता नहीं, उनको भी जो हमारे ट्रस्ट पर हमारे साथ खड़ी रहती हैं, अगर मैं एक कॉल करूं कि भाई हमें ज़रूरत है आप लोगों की, तो सैकड़ों की संख्या में महिलाएं एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं। हर साल मुझे जीविका दीदी की जो ग्रुप है उनमें भी बुलाया जाता है, तो अच्छा लगता है। उन महिलाओं के लिए हमने क्या किया, तकरीबन अभी तक हमारे पंचायत में 150 से 200 महिलाएं प्रशिक्षित हो चुकी हैं सिलाई मशीन में। अच्छा। हाँ, उनको सिलाई मशीन की ट्रेनिंग हमने दिया, और साथ साथ सिलाई मशीन भी हमने उनको दे दिया कि आप घर पे ले जाइए और इससे अपना जीविका उपार्जन कीजिए। देखिए ये सब कुछ मेरे निजी जेब से नहीं हुआ, ये सरकार की योजना है, ठीक है। लेकिन लागू करना हाँ, सब करते कहाँ हैं? सब नहीं करते। सरकारी योजनाएं तो इतनी सारी भरी पड़ी हैं कि जमीन पर उतरना एक सपना जैसा लगता है। बिल्कुल। लेकिन कहीं अगर ये चीजें दिखती है ना तो ही वो रिमार्केबल होता है। बिल्कुल। तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं उन महिलाओं से मिलता हूँ, तो कोई महिलाएं 2000 महीने, कोई 4000, 5000, 10,000 तक कमा रही हैं, अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा रही हैं, घर के छोटे छोटे खर्चे उठा रही हैं उस सिलाई मशीन की वजह से। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भाई चलो कुछ तो हमने इन लोगों के लिए किया है। अगर एक किसान समूह की अगर आप बात करें तो किसान समूह के लिए हमने स्पेशल अपने निजी पैसे से मशरूम ट्रेनिंग सेंटर खुलवाया। अच्छा। उन लोगों को सरकारी जो बॉडी होती है उनसे मशरूम ट्रेनिंग दिलवाया कि कैसे मशरूम उत्पादन में आप आगे बढ़ सकते हो। उनको ट्रेनिंग के बाद एग्ज़ाम हुए, सर्टिफिकेट भी मिला। तो तकरीबन 35 युवाओं को और किसान परिवार को हमने ये ट्रेनिंग दिलवाया। और मुझे अच्छा लगता है कि पूरे ब्लॉक में जो मेरा प्रखंड है उसमें भाषण मच्छा उत्तरी जो है मशरूम उत्पादन में नंबर 1 है। क्या बात है जी, बहुत अच्छा। अच्छा, चूँकि आप आईटी फील्ड को भी बहुत अच्छी तरीके से लोगों को, बच्चों को लेकर चलने की सलाहियत रख रहे हैं, अभी के फेज़ में जो देखते हैं वो क्या बच्चे जो वाईफाई उनको मिलता है या फिर जो नेट का उसकी सुविधा मिलती है, आपको क्या लगता है कि वो उसको एंटरटेनमेंट की तरह यूज़ करते हैं या फिर नॉलेज गेन की तरह यूज़ करते हैं? देखिए, मुझे कहने में ये कोई अतिशयोक्ति नहीं लगती है कि 100% में से 10% बच्चे फ़ोन को यूज करते होंगे एजुकेशन के लिए या फिर बाकी सारा बाकी 90% है। बाकी 90% वो आज के डेट में सिर्फ और सिर्फ रील्स पे, सोशल मीडिया पे, ठीक है, इस पे खर्च कर रहे हैं। और वो डेली का 2 GB डेटा जो है, बच्चे के बारे में तो आप छोड़ ही दीजिए। मैं देखता हूँ कि बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो भी रील्स में ही लगे रहते हैं। हाँ, ये तो गांव-गांव में फैल गया है। मैंने रील्स बनाने का ये जो नशा है, बिल्कुल, मैंने गांव-गांव में इस तरह के फैल गया है कि लोग, छोटे बच्चे उसका यूज़ करके, बड़े बच्चे उसका यूज़ करके, पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है, वो सब करता है। मतलब उसमें शिक्षा, जिसके लिए अगर चाहें तो उनके हाथ में पूरी दुनिया है जी, उस दुनिया से क्या क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन रील में इन्वॉल्व है। जैसे बोला जाता है ना कि छोटे बच्चे जिस तरह से फ़ोन की उनको लत लग गई है जी, कि 5 साल तक के बच्चे ऑटिज्म का शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। और अगर 5 साल तक के बच्चे, एक पूरी पीढ़ी ऑटिज्म का अगर शिकार हो रही है ना, तो आने वाली एक पूरी पीढ़ी किस तरह से आधा बर्बाद होगी। हम लोगों को ये अभी इसके लिए क्या कोई जागरूकता की बात आप करते हैं? देखिए, अभी हम लोगों को इसलिए ये नहीं पता चल रहा है कि फ़ोन का जो युग आया, इंटरनेट का युग आया 2014 के बाद, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। हर हाथ में फ़ोन हो गया, स्मार्टफोन हो गया, सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया। तो 14 के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं उनमें तो हम देख रहे हैं, और उससे पहले के जो लोग थे वो जिस रास्ते पे थे उस रास्ते पे भी है और साथ साथ फ़ोन भी यूज कर रहे हैं। लेकिन अब के जो बच्चे हैं, अगर वो फ़ोन अगर यूज कर रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि 10 साल 15 साल के बाद उसकी दिमागी कैपेसिटी जो है बहुत कम हो जाएगी। सोचने समझने की शक्ति भी मुझे लगता है कि नहीं। राइटिंग प्रैक्टिस छूट गया है, बच्चों का राइटिंग प्रैक्टिस छूट गया है, स्टडी इस तरह से बोलकर पढ़ना छूट गया है। वो मतलब साइकोलॉजिकली ब्रेन को इस तरह से हैक कर रहा है। बिल्कुल। और ये गार्जियन कुछ नहीं कर पा रहे। इस चीज़ के लिए क्या कभी कोई सेमिनार वगैरह करते हैं? सेमिनार हमने नहीं किया, लेकिन कितने सारे वीडियो में मैं ये बोल चुका हूँ, गाइडेंस में दे चुका हूँ कि पेरेंट्स को क्या करनी चाहिए कि अगर आपका बच्चा, देखिए, एक दिन में अगर आपने लत लगा दिया तो एक दिन में तो छोड़ेगा नहीं, ठीक है। आप अपने उसमें टाइमर सेट कर सकते हैं, हर ऐप की कितना घंटा आप यूज कराना चाहते हैं,
ठीक है, एक तो वो सेट कीजिए। और मैं अब तो जो हमारे युवा पीढ़ी है उनको भी मैं यही सलाह दूंगा कि आप अगर फेसबुक यूज करते हैं, इंस्टा यूज करते हैं, आप उसमें टाइमर सेट कीजिए कि 24 घंटे में आपको 30 मिनट यूज करना है, 1 घंटा यूज कर रहे हैं। 1 घंटा से अगर आप ज़्यादा यूज कर रहे हैं, इसका मतलब आप सोशल मीडिया का मिस यूज कर रहे हैं। नहीं, सेमिनार से क्या फ़ायदा होगा कि देखिए, मुखिया जो है ना एक पंचायत का गार्जियन होता है, अभिभावक है। अगर आप एक सेमिनार करते हैं और तब ये जो बात अभी बोल रहे हैं ना, क्योंकि सबसे पहले आदमी अपने घर को देखता है, वो हमारा अपना घर है जी। जिस पंचायत के हम मुखिया हैं तो उसके अभिभावक आप हैं जी। तो वहाँ अगर सेमिनार की मार्फत यही चीज़ें आप बोले तो हो सकता है कि ये भी साइकोलॉजी है और उसका असर। ये बढ़िया आइडिया है। जब भी हमारा अगला सेमिनार होगा, ग्राम सभा होगा, इसमें हम आपके इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करेंगे। आगे की और क्या योजना है आपकी? आगे के लिए अभी ग्राम पंचायत में 2-3 मुख्य समस्या है, हम लोग उस पर भी बात कर लें कि देखिए हर चीज़ एक मुखिया के कंट्रोल में नहीं होता है। ठीक है, आपने जैसे बोला कि बच्चे के लिए सेमिनार हम कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, घर में तो जा करके उसके मोबाइल को हम लॉक लगाएंगे नहीं आपके। ये सब सारी चीज़ें प्रयास बस बिल्कुल ये सारी चीज़ें का कंट्रोल गार्जियन के हाथ में है जी। और आज के डेट में जितने बच्चे बिगड़ रहे हैं, नहीं गार्जियन के हाथ में भी बच्चे कहाँ हैं? हाँ। कितना भी रोक लगा ले, अब बच्चों को तो हमने लड़ते देखा है जी, फोन के लिए लड़ते देखा है, नाराज होते देखा है जी। वो उनके हाथ में भी नहीं। देखिए अगर आप बहुत लेट हो गए हैं तब तो आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है। अगर एक नया पौधा लगाते हैं तो उसको जैसा खाद पानी और सब कुछ उसमें डालते हैं वैसा ही वो पौधा तैयार होता है। तो जब बच्चा आपका काफ़ी छोटा होता है उस समय आप खुद उसको फ़ोन का लत लगाते हैं कि रो रहा है तो चलो फ़ोन पकड़ा देते हैं। ठीक है, ये चीज़ से बचिए आप। ठीक है, इतनी सारी बातें इसलिए हुई ना कि उस फील्ड से बड़ी तरीके से आप गुजरे हैं जी और गुजर रहे हैं, उसको साथ लेके चल रहे हैं आप आज के डेट में। आप फ़ोन यूज कीजिए, एक अगर स्वैप करते हैं आपका वो स्वैप कब आधे घंटे 1 घंटे में कन्वर्ट हो जाता है पता नहीं चलता। बिल्कुल। तो आपका टाइम तो खत्म हो रहा है। मैं गार्जियन को यही सलाह दूंगा कि आप पहले दिन से ही इस चीज़ की निगरानी रखें। अगर किसी बच्चे को फ़ोन की लत लग गई है तो या तो आप उसमें टाइमर सेट कर दें। ठीक है, एक तो सबसे पहले लॉकिंग करने की ज़रूरत है कि किड्स मोड में आप उसको फ़ोन दें। ठीक है, कि कुछ ऐसे ऐप्स डाल दें जो कि एजुकेशन से रिलेटेड हो, जो उसका ब्रेन स्टॉर्मिंग करे और माइंड बढ़ाए। वैसे ऐप को आप ओपन करके दो उसको कि अगर वो आधा घंटा अगर यूज भी कर रहा है तो उस ऐप को यूज कर रहा है तो उसका दिमागी कैपेसिटी जो बढ़े, ना कि रील्स में गाने देखने में एंटरटेनमेंट में उनका समय जो है बर्बाद हो। तो वो लॉक लगा कर रखें, तो उससे मुझे लगता है कि इससे बचा जा सकता है। अच्छा, ये तो शिक्षा की बात हुई। हेल्थ का क्या है आपके एरिया में? हेल्थ की पोजीशन वैसी ही है जैसे पूरे बिहार में है। ठीक है, हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है। ठीक है, नहीं हमने तो सुना है कि आपके पंचायत में उस जगह पे शायद 8 हॉस्पिटल है कहीं, और 8 हॉस्पिटल में डॉक्टर 4 ही हैं। अगर पूरे प्रखंड की बात करें पूरे प्रखंड की अगर आप बात करें तो जो स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र है वो उनकी संख्या 8 से 10 के आसपास है। और वो अभी बने हैं, कुछ साल पहले बने हैं। अभी जो मेरा वाला स्वास्थ्य केंद्र है, जो उप स्वास्थ्य केंद्र, अच्छा। जो कि पीछे वीडियो में इलेक्शन से पहले हमने वो वीडियो दिखाया था, जर्जर भवन था पूरा का पूरा, और एकदम उसमें भूसा वगैरह सब कुछ भरा हुआ था। पुरानी वीडियो आप जा करके देख सकते हैं। हॉस्पिटल में, बिल्कुल हॉस्पिटल में। वो टूट करके नया बना, उसमें भी बहुत सारा विरोध हुआ, नहीं बन रहा था। उस समय तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी थे, उनको मैं लिखित में जाकर के उनके डिपार्टमेंट में दिया, उनसे वहाँ से भी मुझे आशा दिला गया कि भाई ठीक है जल्दी ही कार्य जो है स्टार्ट होगा। जब स्टार्ट होने की बात आई तो फिर मैटर फंस गया कि ज़मीनी विवाद है। ज़मीनी विवाद में एक पक्ष कह रहा था कि मेरा ज़मीन है और एक पक्ष कह रहा था कि भाई सरकारी ज़मीन है। ठीक है, ज़मीन देखा गया तो वो सरकारी था। फिर हम लोगों ने टाइट होकर के, तो इसमें बहुत सारे बैर विरोध भी होते रहते हैं। सरकारी ज़मीन था तो उस पर बन गया, उसमें और सारी ज़मीन है। अब हॉस्पिटल बन गया तो डॉक्टर भी अपॉइंट हो गए। ठीक है, डॉक्टर आ नहीं रहे हैं तो हमने स्वास्थ्य केंद्र को फिर फ़ोन लगाया तो उनका कहना था कि सर हमारे लिए जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जो हेड है पूरा प्रखंड का, वहीं पे डॉक्टर नहीं है तो हम आपके पास कैसे भेजे डॉक्टर। ठीक है, मतलब ये हालत चल रही है, ये हालत चल रही। कुछ दिन तक जब डॉक्टर बैठ रहे थे तो उस समय हॉस्पिटल रेडी नहीं था, तो हमने अपने पंचायत भवन में ही एक रूम हमने उनको दे दिया कि आप यहाँ पे बैठ करके अपना स्वास्थ्य केंद्र चलाओ। काफ़ी अच्छा 2-3 महीने तक चला भी, बट उसके बाद जो डॉक्टर साहब का डिप्रेशन लगा या फिर कारण जो भी रहा हो, अब वो कह रहे हैं कि डॉक्टर अवेलेबल ही नहीं है, तो हम आपको डॉक्टर कहाँ से दें। तो इसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता है वहाँ पे, कोई सुनने वाला नहीं है। फिर वही बात, मतलब इस तरह की दुर्गति लोग झेल रहे हैं गाँव में आज की डेट पे भी जी।
इतना विकसित हमारा समाज जो- हो चुका है, तब हमारा ये जो हालत है। उप स्वास्थ्य केंद्र है उसके आसपास तकरीबन 5-6 पंचायत है जिसका उप स्वास्थ्य केंद्र वही है, और उसमें भी यही स्थिति है, क्योंकि सरकार भी ये मान रही है कि भाई आज के डेट में लोगों के जेब में पैसे हो ना हो, अगर तबीयत खराब होता है तो किसी न किसी प्राइवेट डॉक्टर से वो दिखा ही लेगा। हम्म, और ये सही भी है कि कोई भी आदमी इमरजेंसी में उप स्वास्थ्य केंद्र में तो नहीं जाता नहीं जाता है, ठीक है। नहीं, अगर व्यवस्था व्यवस्था सही रहे तो बिल्कुल तो क्यों जाएगा। नहीं जाएगा? एक टाइम था, आज से 30 साल पहले, लोग बताते हैं कि जो हमारा उप स्वास्थ्य केंद्र था जो उस समय चालू कंडीशन में था, वहाँ पे डिलीवरी तक की सारा प्रक्रिया हुआ करता था। आपके मुजफ्फरपुर में जो मेन टाउन में है, दरभंगा में मेन टाउन जो हॉस्पिटल है, मतलब वहाँ इतनी भीड़ रहती है, गवर्नमेंट का ही है ना? गवर्नमेंट का ही है। व्यवस्था अगर रहेगा तो लोग जाएंगे ही। एक और हमने इसमें ऑब्जर्व करने वाली बातें हैं। देखिए, डॉक्टर पे आप वैसे तो कोई डायरेक्ट पॉइंट मार नहीं सकते हैं, क्योंकि सरकार ने ऐसा किया हुआ है कि भाई आप किसी सरकारी बॉडी पे कोई अगर उंगली नहीं उठा सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल। मैं देखता हूँ कि अगर कोई इमरजेंसी केस सरकारी हॉस्पिटल में पहुँच जाए, ठीक है, तो मैक्सिमम डॉक्टर की कोशिश रहती है कि इसको रेफर करके आगे भेज दिया जाए। तो भाई आप डॉक्टर हो, अगर आप नहीं संभालेंगे, सिर्फ रेफर करने के लिए आप थोड़ी बैठो, रेफर करने के लिए फिर डॉक्टर की क्या जरूरत है? फिर तो कोई स्टाफ बैठा दो 5,000-10,000 रुपये का, वो रेफर ही करता रहेगा। अगर आप सिर्फ रेफर से काम चल बिल्कुल रहा है, सिर्फ रेफर से काम चल रहा है। क्योंकि मैं उसके पास भी वो सब ऑप्शन है नहीं कुछ भी करने का। उसके पास ऑप्शन होते हुए भी, मैं सीतामढ़ी जिला के जो सरकारी हॉस्पिटल है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा। सारा सुविधा होते हुए भी मैक्सिमम कोशिश रहती है डॉक्टर की कि यहाँ से रेफर करके बाहर भेजा जाए। और आप हॉस्पिटल में जाइए, हॉस्पिटल में दलालों की, हॉस्पिटल जैसे लोग जो हॉस्पिटल चलाते हैं, जो दलाल, उनके लोग रहते हैं, और जैसे ही आप रेफर होंगे आपको तुरंत गेट से पहले ही कह देगा कि भैया आप यहाँ आ जाओ, इतने सस्ते में करा देंगे, आप यहाँ आ जाओ, 10,000 में आपका काम करा देंगे। तो हॉस्पिटल के अंदर ऐसा ये काला बाजारी चल रहा है, ये दलालों का अड्डा बन चुका है। ये सब बातें सुन के वाकई बहुत हैरानी होती है। हालांकि बहुत सारे लोग इस चीज़ को जानते हैं, लेकिन इस स्तर पर सरकार के इतना बोलने पर कि हम बहुत अच्छी व्यवस्था करके चल रहे हैं, सब कुछ सामने दिखता है। इसके आगे वाले एपिसोड में हम चूँकि इनसे कुछ और जानना चाहेंगे कि इनकी यात्रा भी बहुत लंबी है। मुखिया के पद पर रहकर इन्होंने बहुत कुछ सीखा। जैसे बातचीत के क्रम में इन्होंने बताया था कि अगर पंचायत के लेवल पे आप राजनीति शुरू करते हैं ना, तो आगे के रास्ते आपके लिए बड़े सहूलियत भरे होते हैं, क्योंकि तब तक आप इतना सारा कुछ जान चुके होते हैं। अजीत जी, आप बहुत कुछ आज बताए, बहुत कुछ आपने शेयर किया, और ये भी पता चला है कि आप आगे की अपनी यात्रा को जो पहुंचाना चाह रहे हैं, वो अब एक पूरे जिले के स्तर पर पहुंचाना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर करने की बहुत चाहत है, हाथ बहुत बंधे हुए हैं, फिर भी आप जो किए हैं उसकी वजह से आपको चर्चित मुखिया बोला जाता है, युवा मुखिया बोला जाता है। और जाहिर है कि आपके जो सपने हैं कि आगे बढ़कर पूरे जिला के लिए, जिला का विधायक ही होता है, आप उसकी भी कहीं कुछ तैयारी में लगे हैं। इस मुद्दे पर हम अगले एपिसोड में आपसे बात करेंगे, और भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिस पर बात करना और दर्शकों तक पहुंचाना हमको लगता है कि बहुत ज़रूरी भी है, और लोगों को ये जानकर अच्छा लगेगा कि आपके क्षेत्र के ये नेता आगे और क्या कुछ करने वाले हैं, ये भी सुनकर आपको अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके अजीत जी, और अगले एपिसोड में फिर इस क्रम को हम जारी रखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।